अधिकारी और कार्मिक, उपस्थित बहन और भाइयों, ये मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का क्षण है कि पहली बार उत्तर प्रदेश में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक क्लस्टर के जिस सपने को प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूपी जैसे राज्य की दिशा से जो देखा था, आज उसको लॉन्च करने का अवसर मुझे अपने सहयोगियों के साथ यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए औद्योगिक विकास विभाग और यूपीडा को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। डबल इंजन की सरकार ने पिछले 8 वर्ष में उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेस वे प्रदेश के रूप में स्थापित करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। उत्तर प्रदेश को इन्वेस्टमेंट के एक बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में भी स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है। हमने एक्सप्रेस वे बनाए, लेकिन अक्सर क्या होता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाते हैं और उसका लाभ कोई और ले लेता था। ये पहली बार हो रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ हम इंडस्ट्रियल क्लस्टर और कॉरिडोर भी वहां डेवलप कर रहे हैं। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के 6 नोड प्रदेश में पहले से ही बन रहे हैं, लेकिन ये 6 नोड एक्सप्रेसवे पे नहीं बन रहे हैं। इनको 6 नोड जो भारत सरकार की सहमति से हमने स्थापित किए थे, वहां पे इससे जुड़ा हुआ इन्वेस्टमेंट हो रहा है और यह एक नए युग परिवर्तक घटना के रूप में आप इसको आप मान सकते हैं कि इस प्रकार की इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक क्लस्टर का विकास एक्सप्रेस वे के दोनों ओर 10,000 एकड़ लैंड एक साथ 27 ऐसे क्लस्टर विकसित करने में मदद करेगा। यह एक नए भारत के, उस नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर है जिसने अपने को बेमारू राज्य से अब भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में अपने आप को प्रस्तुत किया है और विकसित भारत की संकल्पना में अपनी भूमिका के निर्वहन करने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। एक बड़ा अभियान है और मेरा यह मानना है कि इन्वेस्टमेंट की पहली शर्त होती है सुरक्षा और लैंड बैंक, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कनेक्टिविटी की सुविधाओं से। इसमें ये सभी कुछ आज यूपी के अंदर उन्हें प्राप्त होंगे। हमने जितने भी एक्सप्रेस वे बनाए हैं, इन एक्सप्रेस वे में सर्विस लेन की सुविधा उन्हें उपलब्ध कराई जा रही है। मैं स्वयं पूर्वांचल एक्सप्रेस वे में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे पर मैं औद्योगिक विकास विभाग के मंत्री जी, दोनों मंत्री भी मेरे साथ में थे और हम लोगों ने 91 किलोमीटर की यात्रा को सड़क मार्ग से तय किया और मैं देख के बहुत चकित था कि हम लोगों की जो गाड़ी की स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर थी, लेकिन पता नहीं लग रहा था कि हम गाड़ी में बैठे हुए हैं। इतना स्मूथ चल रही थी गाड़ी और 1 घंटे में हम लोगों ने लगभग 10-12 स्थानों पे गाड़ी की स्पीड कम करना पड़ा था, क्योंकि लोग अभिवादन के लिए खड़े थे, स्वागत के लिए खड़े थे। लेकिन उस सब के बावजूद 1 घंटे में हमने इस दूरी को तय किया। ये आज उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर है जिस मामले में उत्तर प्रदेश पिछड़ा माना जाता था। जिस प्रदेश के सामने कोई इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं आता था, वहां इन्वेस्टमेंट हो रहा है। हमें देखना होगा कि हम औद्योगिक निवेश के लिए लैंड की कीमत को कम करने के लिए या हम कैसे उस प्लानिंग के साथ आगे बढ़ सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल के बजाय वर्टिकल
भी उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए अपनी प्लानिंग को और बेहतर हम बना सकें, जिससे प्रदेश आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जिस दिशा में आगे बढ़ा है, उसमें हम लोग नई सोच के साथ देश के सामने कुछ मॉडल प्रस्तुत कर सके। एक अच्छी शुरुआत है और मेरा विश्वास है कि ये 27 इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक क्लस्टर्स यहाँ आने वाले समय में एक्सप्रेस वे की तस्वीर को बदलने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करेंगे और उत्तर प्रदेश को औद्योगिक निवेश के एक बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने में अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। बीडा की प्रोग्रेस के बारे में भी आज काफ़ी चर्चा हुई थी और मुझे मेरा कहना है कि जितनी तेजी के साथ हम बढ़ सकें, हमें मैन पावर देना चाहिए, आउटसोर्स करना चाहिए, जैसे भी हो सकता है। हमारे जितने भी अथॉरिटी हैं, जितने भी हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ जुड़े हुए अन्य अथॉरिटीज़ हैं, इन सब को हमें मैन पावर पहली शर्त होती है रिफॉर्म करने के लिए और उसके परफॉर्म के लिए। परफॉर्मेंस की पहली शर्त हो सकती है आप उनको सिचुएशन के लक्ष्य तक, मैन पावर की सिचुएशन को आप पूरा करिए और उस दिशा में हमें आगे बढ़ते हुए इस कार्य को आगे बढ़ाना होगा। आज के इस अवसर पर मैं इस यूपीडा के द्वारा प्रारंभ किए गए इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक क्लस्टर के लॉन्चिंग के अवसर पर अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि हम लोग प्रदेश में आने वाले निवेशकों की भावनाओं के अनुरूप इसको एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत करने में सफल होंगे। इस पूरे कार्यक्रम के प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद सर। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जो कि संबोधित कर रहे थे, बता रहे थे कि किस तरीके से विकास के मॉडल को यहां पर तैयार किया गया है। आगे बढ़ते हैं, मुजफ्फरनगर से खबर है। मुजफ्फरनगर के पंडित जी वैष्णो ढाबा को विवादों में घिरने के बाद बंद कर दिया गया है। विवाद में घिरने के बाद होटल के स्टाफ को बदलकर हिंदू स्टाफ रख लिया गया था, मगर फिर भी होटल पर ग्राहक नहीं आ रहे थे। मौजूदा मैनेजर का कहना है कि 5 लोगों के स्टाफ की सैलरी और रेंट दे पाना बेहद मुश्किल हो रहा है। दरअसल कावड़ यात्रा को लेकर स्वामी यशवीर जी महाराज के पहचान अभियान के दौरान पंडित जी ढाबा पर विवाद हो गया था। होटल मालिक दीक्षा शर्मा, उसके पार्टनर सनोवर खान, आदिल खान और जुबैर पर मैनेजर धर्मेंद्र की पिटाई कर होटल से निकालने का आरोप लगा था। आरोप था कि धर्मेंद्र ने यशवीर जी की टीम और मीडिया कर्मियों को यह जानकारी दी थी कि होटल मुस्लिम का है और 80% स्टाफ भी मुस्लिम है। बाद में धर्मेंद्र कुमार की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। पंडित जी वैष्णो ढाबा को बंद कर दिया गया है। देखिए, मैं मुजफ्फरनगर के उसी पंडित जी वैष्णो भोजनालय पर मौजूद हूं, जो पिछले 2-3 दिनों से लगातार चर्चाओं में है। और अभी इस वक्त की स्थिति दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर जो ढाबा है, जो ढाबे के कर्मचारी हैं और ढाबे के मालिक हैं, उन्होंने ये ढाबा कुछ समय के लिए, कुछ देर के लिए बंद कर दिया है, स्वेच्छा से ही बंद कर दिया है। उसकी वजह यह है कि इनका कहना यह है कि लगातार मीडिया का जमावड़ा यहाँ लगा हुआ था, अन्य लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा लगा हुआ था, इसलिए ग्राहक नहीं आ रहे थे। और ग्राहक ना आने की वजह से जो इनके कर्मचारी है, जो स्टाफ है, उनकी प्रतिदिन के जो पैसे हैं वो इनके ऊपर चढ़ रहे थे। तो इस वजह से तंग आकर के इन्होंने बंद कर दिया है। अब ये कब खोलेंगे वो तो इन्हीं के ऊपर निर्भर है, लेकिन फिलहाल परेशान होकर इन्होंने बंद कर दिया है और स्वतः ही बंद किया है। मेरे साथ मौजूद है इस ढाबे के मैनेजर, उन्हीं से बात करता हूँ। ये आपने ढाबा क्यों बंद कर दिया, क्या हुआ? सर, हम मीडिया से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। मेरे पे 2 दिन से चार्ज आया है। कल मैंने लेबर को अपने घर से पैसे ला करके जो है अपने पास से पैसे दिए हैं। आज मेरे पास सुबह से एक चाय तक नहीं बेची है। आप भी मौजूद हैं यहाँ पे। अगर कोई कस्टमर आता है तो आप भी है, कुछ और भी है, कुछ अदर एक्स्ट्रा भी है, जो माइक लगा देते हैं गाड़ी में, गाड़ी से उतरते हुए कहते हैं ये मुस्लिम होटल है, यहाँ मत खाना खाओ, तो वो चले जाते थे। अब हमने 2500 रुपये रोज़ का राशन लगता है और 2-2,500 रुपये की लेबर बैठती है सर। 5,000 रुपये, 5,000 रुपये खर्चा मिनिमम ये है सर। ये नहीं, हम अप्रोच कर गए थे मैडम से, हमने कहा मगर मैडम मैं आपका मैनेजमेंट नहीं देख सकता हूँ, डेली यहाँ पे वो आ रहे हैं, मैं कहाँ से इतना करूँगा, आप मेरे से हो गएंगे। तो मैडम ने कहा कि नहीं जी इतना ये हो रहा है तो आप इसे बंद कर दीजिए। तो कब तक बंद रखने का फैसला लिया आपने? सर मैडम ये कह रही थी कि 1-2 दिन में जो है इसका निवारण निकल जाएगा, जैसे भी होगा तो हम आपको आदेश करेंगे, आप बंद कर दीजिए। तो जैसा आप बता रहे हैं गाड़ी वाले आते थे, मुस्लिम ढाबा बता करके चल जाता, अब तो यहाँ कोई ऐसा जो विवाद स्टार्टिंग में शुरू हुआ था उसके बाद आप लोग ने स्टाफ बदल दिया? स्टाफ सर सारा चेंज है सर, हिंदू है सर। तो फिर क्या दिक्कत है?
दिक्कत यही है सर कि कस्टमर नहीं आ पा रहे हैं सर। वो सुबह ही मीडिया आ जाती है, 8-10 गाड़ियाँ लग जाती हैं और दोपहर तक शाम तक पड़े रहते हैं, तो हम कहाँ से देख पाएंगे। निश्चित तौर पर इन्होंने अपने जो होटल ढाबे की जो मालिक हैं उनसे बात की और उन्होंने यही कहा कि कुछ समय के लिए होटल को बंद कर दिया जाए, यही निर्णय लिया गया है। चूँकि जो होटल है इनका ढाबा है, ढाबे पर इनके कोई ग्राहक नहीं आ पा रहा था और न ही इनका खर्च निकल पा रहा था। इसी बात को लेकर इन लोगों ने जो ढाबा है कुछ समय के लिए बंद कर दिया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये बाहर ये इधर से बोर्ड उतार करके इन्होंने साइड में लगा दिए हैं ताकि यहाँ पर कोई फालतू लोग ना आए या कोई ग्राहक वगैरह जो नहीं आ रहे हैं उनको भी पता चल जाए कि ढाबा बंद है। आप देख सकते हैं जो इनकी तंदूर है, जो भट्टी है, वो भी पूरी तरह बंद पड़ी है और जितना चूंकि ढाबे पर बाहर तक सामान हुआ करता था इनका वो भी बंद। समाजवादी पार्टी के एक और नेता ने विवादित बयान दिया है। कावड़ रूट पर नेमप्लेट विवाद पर रविदास मेहरोत्रा का विवादित बयान सामने आया। रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि बीजेपी और आतंकियों में कोई फर्क नहीं है, बीजेपी और आतंकी दोनों धर्म पूछकर हमला करते हैं। ये अनुचित है। भारतीय जनता कांवड़ यात्रा के समय जो लोग दुकान लगाते हैं उनको उनका जाति और धर्म पूछना पूर्ण रूप से अनुचित है। भारतीय जनता पार्टी और आतंकवादियों में कोई अंतर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी धर्म और जाति पूछ करके हमला करते हैं और आतंकवादी भी धर्म पूछ करके हत्या करने का काम करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और आतंकवाद में कोई अंतर नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मेहरोत्रा के कांवड़ियों पर दिए विवादित बयान को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एसपी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। वो कांवड़ यात्रियों से करने कि समाजवादी पार्टी के लोग लगातार अनर्गल बयानबाजी उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा पर कर रहे हैं, जो कि बहुत ही दुखद है, निंदनीय है। समाजवादी पार्टी के लोग इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं कि आतंकियों की तुलना वो कांवड़ यात्रियों से कर रहे हैं। कितना निंदनीय कृत्य है, घोर निंदनीय कृत्य है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरिया कानून लागू करके मुस्लिम तुष्टीकरण को बढ़ावा देकर के वोट बैंक बनाना चाहती है। उत्तर प्रदेश के लोग इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। हमारी प्रतिबद्धता उत्तर प्रदेश में व्यवस्थित सकुशल कांवड़ यात्रा को लेकर के है और हर क्रेता का अधिकार है वो जाने की किस व्यक्ति से वो सामान खरीद रहा है, उसकी पहचान क्या है। नाम प्रदर्शित करना विक्रेता का, दुकानदार का फर्ज है और इसी को हमारी सरकार ने आग्रह किया है। कृपया सभी विक्रेता अपने नाम और एड्रेस को प्रदर्शित करें, जिससे खरीदार वो समझ सके कि जिससे सामान खरीद रहा वो व्यक्ति कौन है और कैसा है। इस प्रकार की अनर्गल बयानबाजी को उत्तर प्रदेश के लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। आप कहेंगे तरह तरह के कानून, तो मैं कहना चाहता हूं डीजे की ऊंचाई पर भी हमने नियम बनाया है और जो अन्य धार्मिक जुलूस हैं उन पर भी नियम बनाए हैं। हम हर तरह से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को मेंटेन करेंगे, यह हमारी जिम्मेदारी है। कांवड़ रूट में दुकानों पर पहचान विवाद को लेकर एसपी नेता एसटी हसन ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी आपसी सौहार्द खत्म करना चाहती है, वोट की खातिर देश का साझा संस्कृति खत्म करना चाहती है। अभी तो कांवड़ के रास्ते पे लिखा जा रहा है, फिर ये शहरों के अंदर, गांवों के अंदर, तहसीलों के अंदर सब जगह लिखवाया जाएगा। तो क्या ये चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान से सामान ना ले और मुसलमान हिंदू से ना ले? ये इनका ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। जिस तरह से एक डिवीजन करना चाहते हैं सोसाइटी का, क्या वो देश हित में होगा? आगे के बारे में भी तो सोचना चाहिए कि आगे हमारे इस एक्शन से इसके आगे दूरगामी परिणाम क्या होने जाएंगे। हमारी साझा संस्कृति है, प्यार मोहब्बत है, हर चीज में हम एक दूसरे का साथ देते हैं, हम बीमारी में खून देते हैं एक दूसरे को, शादियों में और गम में शरीक होते हैं। क्या ये संस्कृति इन्हें पसंद नहीं है? अपने थोड़े से वोट की खातिर हम देश की इस संस्कृति को अगर बर्बाद कर देंगे तो यकीन जानना, मैं दावे से कह रहा हूं कि हम कभी भी सुपर पावर नहीं बन पाएंगे। रविदास मेहरोत्रा के बयान पर समाजवादी पार्टी घिर गई है। बीजेपी का कहना है कि एसपी के नेता
मानसिक संतुलन खो चुके हैं। वहीं साध्वी प्राची ने कहा कि एसपी को अभी आतंकियों की परिभाषा ही नहीं पता। मजहबी तुष्टीकरण के लिए एसपी जानबूझकर ऐसे बयान दे रही है। समाजवादी पार्टी किस प्रकार के बयान दे रही? पहले कांवड़ यात्रा में शामिल होने वाले लोगों को गालियां देना, उनको नफरती कहना, उनकी तुलना पहलगाम के आतंकियों से करना, और अब समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता ने पूरी भारतीय जनता पार्टी और उसके तमाम कार्यकर्ता, करोड़ों कार्यकर्ता, उसके नेता जिनको देश की जनता ने चुना है, उनको आतंकियों से तोल रहे हैं। को तो इतना भी नहीं पता कि आतंकवादी की परिभाषा क्या होती है। वहां जो पहलगांव के अंदर जो नाम पूछ करके नहीं, धर्म पूछ करके जिन लोगों ने कलमा नहीं पढ़ा उनकी गर्दन काटी गई। एसटी हसन, यहाँ बताइए कौन सी आतंकी घटना हुई है? इनको तमीज नहीं है कि ये क्या बयान दे रहे हैं। शर्म आती है मुझे इनकी बुद्धि पर। पहले हरिंद्र मलिक कांवड़ियों को हिंसक कहते हैं, उसके बाद एसटी हसन उनकी तुलना आतंकवादियों से करते हैं, और अब रविदास मेहरोत्रा। ये समाजवादी पार्टी के सिलसिलेवार बयान जो है अखिलेश यादव के निर्देश पर हो रहे हैं, और इसके पीछे इंडिया अलायंस खड़ा है। ये चाहते हैं कि सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़े। लखनऊ में योगी कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 30 प्रस्तावों पर मोहर लगी। सीएम योगी की अध्यक्षता में बैठक में विभागों के मंत्री मौजूद रहे। इस दौरान बैठक में फैसला किया गया कि अब एलडीए जेपीएनआईसी का संचालन करेगा। जेपीएनआईसी सोसाइटी को भंग कर दिया गया है। वहीं श्रम और सेवायोजन विभाग ने 2 प्रस्ताव पास किए हैं। यूपी रोजगार मिशन का गठन किया गया है। इसके तहत देश और विदेश में सरकार अब रोजगार दिलवा सकेगी। एक साल में सरकार 30 से 35 हजार बेरोजगारों को विदेश में और देश में 1 लाख बेरोजगारों को रोजगार दिलवाएगी। अभी तक सरकार देश के बाहर नौकरी नहीं दिला पाती थी। कैबिनेट ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तक 49.960 किलोमीटर लंबे 6 लेन ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी दी है। ये परियोजना राज्य में कनेक्टिविटी को और मजबूत करेगी। इसके अलावा बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीडा के लिए प्रिपरेशन एंड फाइनलाइजेशन ऑफ प्लान रेगुलेशन 2025 को मंजूरी दी गई है। बीडा के तहत 33 अतिरिक्त ग्रामों को शामिल करने और संशोधन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिली है। रोजगार मिशन के गठन का जो प्रस्ताव माननीय मंत्रिपरिषद के सामने रखा है, गठन होने के बाद मिशन का देश के अंदर भी और देश के बाहर भी हम सीधे स्वयं के माध्यम से अपने बेरोजगारों को हम रोजगार दिलवा सकेंगे, उनको सेवायोजित करा सकेंगे। मिशन के गठन के बाद हम सब लोगों ने एक लक्ष्य निर्धारित किया है और ऐसी हम लोगों को उम्मीद है कि 1 वर्ष में 25 से 30 हजार अपने बेरोजगारों को हम देश के बाहर रोजगार उपलब्ध करा सकेंगे और देश के अंदर तकरीबन 1 लाख बेरोजगारों को हम निजी क्षेत्र में सेवायोजित कर सकेंगे। लखनऊ विकास प्राधिकरण इसको मेंटेन करेगा। लखनऊ जो पहले व्यवस्था थी उसमें उसको जो गठित इसकी समिति थी, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र हेतु पूर्व में गठित जेपीएनआईसी सोसाइटी को ये भंग कर दिया गया है। उसको भंग करते हुए केंद्र को लखनऊ विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित किए जाने तथा इसके संचालन का दायित्व भी लखनऊ विकास प्राधिकरण को दिए जाने का प्रस्ताव आज मंत्रिपरिषद के समक्ष आया था, जिसको मंत्रिपरिषद ने अनुमोदित कर दिया है। सेतु नोएडा की तर्ज पर एक नए इंडस्ट्रियल टाउनशिप को विकसित किए जाने के लिए बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीडा का गठन किया गया है। औद्योगिक वाणिज्यिक आवासीय उद्देश्य हेतु भूखंड विकसित आदि किए जाने एवं योजना के क्रियान्वयन के लिए बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी एरिया प्रिपरेशन एंड फाइनलाइजेशन ऑफ प्लान रेगुलेशन 2025 बनाया जाना आवश्यक है। जौनपुर कोर्ट ने 15 साल पुराने डबल मर्डर के केस में पूर्व सांसद धनंजय सिंह को बरी किया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनवाई के बाद साक्ष्य के आधार पर निर्दोष घोषित किया है। 1 अप्रैल 2010 को केराकत इलाके के बेलाव घाट पर संजय निषाद और नंदलाल निषाद की गोली मारकर हत्या हुई थी। इस हत्या के मामले में धनंजय सिंह समेत 5 लोगों को आरोपी बनाया गया था। तो
वर्तमान समय में आशीष सिंह जो है हमारे जो है स्पेशल कोर्ट है एमपी एमएलए की, आशीष सिंह ही देखते रहे, तो देख रहे थे, उन्हीं के कोर्ट से आज ये फैसला आया है। क्योंकि मैं पहले से देखता था, इसलिए मुझे जानकारी है कि 28 गवाह परीक्षित हुए थे। आज माननीय न्यायालय ने उन चारों आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया है। अलीगढ़ में सड़क हादसे में 2 राहगीरों की मौत हो गई। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने पैदल जा रहे 2 लोगों को कुचल दिया। घटना गांव सिकंदरपुर की है। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस का कहना है कि हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में दबिश दी जा रही है। अनमोल उम्र करीबन 22 वर्ष और बबलू उम्र करीबन 32 वर्ष निवासी सिकंदरपुर की मृत्यु हो गई है। पुलिस ने दोनों शवों को वर्तमान में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मौके पर शांति व कानून व्यवस्था कायम है। पुलिस द्वारा ट्रैक्टर ड्राइवर को पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही है व तहरीर प्राप्त कर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। दिल्ली के लाजपत नगर में हुए डबल मर्डर के आरोपी को यूपी से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उसे चंदौली के मुगल सराय में धर दबोचा। आरोपी की गिरफ्तारी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से हुई। आरोपी मुकेश पासवान को लेकर दिल्ली पुलिस की टीम रवाना हो गई। आरोपी के बैग को भी रेलवे सुरक्षा बल ने मगध एक्सप्रेस से बरामद किया है। बैग में कुछ ज्वेलरी और कैश भी मिला है। खबर गाजियाबाद से है। 14 साल के लड़के को आईफोन का झांसा देकर 2 अंगूठियां मंगवाई गईं, फिर ब्लैकमेल कर घर से लाखों के गहने मंगवाए। मामला मोदीनगर के वार्डर लाइन का है। आरोपियों की मुलाकात नाबालिग से इंस्टाग्राम पर हुई थी। पुलिस ने इस मामले में शैलेश और दिव्यम को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी भोजपुर के रहने वाले हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से सोने के जेवर और 12,000 कैश बरामद किया है। दोनों आरोपियों ने कबूला है कि उनकी दोस्ती विनुष से पहले की थी। आईफोन देकर उसे अपने शिकंजे में लिया, फिर ब्लैकमेल कर घर से 12 तोला सोने के जेवर मंगवाए। मामले में अभी एक आरोपी फरार है। इसको ब्लैकमेल करते रहे। एक आध बार ये इसको पुलिस चौकी के आसपास भी ले गए, घुमा के इसके मन में डर पैदा किया और इससे धीरे धीरे एक इनका अन्य साथी अर्नव था और एक शैलेश नाम का है जो भोजपुर का है। ये तीनों एक गैंग बना करके इन्होंने इसको लगातार डरा धमका करके और घर से काफ़ी ज्वेलरी उसके ले ली, जिसमें 4 कड़े हैं, कान के झुमके हैं, गले का सेट है, अंगूठी है, नाक का एक हार है। इस तरह के करीब 8 लाख के आसपास की ज्वेलरी उससे ले ली। और ये जब फाइनली उनके परिवार को पता चला कि ज्वेलरी गायब थी, तब इन्होंने जब उसे पूछताछ की तब उसने सारी बात जो अपने घर पर डिस्क्लोज की। चित्रकूट पुलिस ने पिकअप लूट के प्रयास की घटना का खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में 6 युवकों को गिरफ्तार किया। घटना की जांच में सामने आया कि यह लूट का मामला नहीं था। दरअसल बाइक सवार युवकों और पिकअप के बीच में कीचड़ उड़ने को लेकर विवाद हुआ था। बाइक सवारों ने पिकअप का पीछा किया। पिकअप चालक और खलासी मारपीट के डर से पिकअप छोड़कर भाग गए।